एक बार प्रेम से बोलिए पॉलिटी महाराज की जय। तो यहाँ पे पांचवा चैप्टर जो है हम लोग पॉलिटी का पढ़ने वाले, यानी कि सिविक्स का पांचवा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखिए इसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां, यानी कि लोकतंत्र में क्या क्या चुनौती हो सकती है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर सवाल जो है देख लेते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, ठीक है, यानी कि लोकतंत्र का जो है सफलता वो किस पर निर्भर करता है इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर जो सवाल है इसका ऑप्शन को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिए। नागरिकों की उदासीनता पर, क्या नागरिकों की जो है उदासीनता पर ध्यान रखिएगा, क्या लोकतंत्र का सफलता निर्भर करता है? नहीं। अगर नागरिक उदासीन है तो ये जो है ध्यान रखिएगा लोकतंत्र सफल नहीं कहलाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, यानी कि जो है गैर कानूनी कार्रवाई अगर नागरिक कर रहे हैं तो क्या इससे लोकतंत्र को सफल माना जाएगा? तो ध्यान रखिएगा नहीं। अगर नागरिक जो है गैर कानूनी कार्रवाई कर रहा है तो क्या चीज है? लोकतंत्र को सफलता नहीं माना जाएगा, लोकतंत्र को सफल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी कि जी हाँ, अगर नागरिक जो है अपने विवेकपूर्ण यानी कि अपने बुद्धि से, ध्यान रखिएगा, अपने सहभागिता को दिखाएं तो जो है लोकतंत्र जो है सफल माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो है सी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। गैर कानूनी कार्रवाई का मतलब जो होता है कि अगर जो कानून के अंतर्गत जो है जो अपराध की श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा, अगर वो काम जो है नागरिक करते जा रहा है, ध्यान रखिएगा, और हर एक नागरिक करने लग रहा है तो लोकतंत्र की सफलता को नहीं दिखाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उदासीनता यानी कि जो है नागरिक और उदास रहते हैं लोकतंत्र से, ध्यान रखिएगा, तो लोकतंत्र सफल नहीं लोकतंत्र कहलाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नागरिक का खुश रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है लोकतंत्र में, अगर लोकतंत्र में नागरिक खुश रहते हैं तभी उसको सफल माना जाएगा। तो यहाँ पे एक नंबर का जो है ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, तो यहाँ पे एक नंबर का हो जाएगा। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व, ठीक है, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। तब 15वीं लोकसभा जो चुनाव था उस समय जो है उससे पहले, ठीक है, चुनाव से पूर्व का बात करो, उससे पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये लगभग जो है 10% जो है भागीदारी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 10% में जो है लगभग ध्यान रखिएगा 59 गो महिलाएं थी, लगभग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम कंफर्म नहीं करें लेकिन हमको जहां तक याद आ रहा है 59 गो महिलाएं थी उस समय। ठीक है, अब बाद में जो इसकी संख्या जो है बढ़ गई थी तो 10% से अधिक हो गई बाद में। ठीक है, बाद में अगर बात करें तो 10% से ज्यादा माने कि सहभागिता हो गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, महिलाओं का तो 15वीं जो है, उसके बाद जो 16वीं 17वीं ये सब जो है चुनाव हुआ है, आगे डिस्कस करते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं, क्या कह रहा है जी? लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। इस सवाल को देखिए, 2013 में भी पूछा है, 14 में पूछा है, 19 में पूछा है, 19 में पूछा है, यहाँ पे 21 में, 22 में, ये इतना बार पूछा हुआ है, यानी कि सवाल इंपॉर्टेंट तो है। तो फिर ये कहा किसने था? तो ध्यान रखिएगा अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये वाला परिभाषा को आप लोग याद रखिएगा, 9वीं क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसको तो याद रखे ही होंगे। लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ये बात कहा था अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो यहाँ पे 3 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग बी याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि मतदाताओं की संख्या जो है लगभग कितना है? तो ध्यान रखिएगा ये लगभग जो है 71 करोड़ के माने के आसपास है, और ये किताब में ही आप लोग को दिया हुआ है ये डाटा, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग का 4 नंबर का जो है ऑप्शन बी याद रखना है, जो नए विश्व सर्वेक्षण है इसके आधार पर जो है भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितना है जी? लगभग 71 करोड़ जो है मतदाता उपस्थित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रवाद की जो भावना है उसका एक कुपरिणाम है, यानी कि जो है ये बेकार वाला परिणाम है, वो कौन सा परिणाम है? ठीक है, तो क्षेत्रवाद किसे कहते हैं? यानी कि अपने क्षेत्र से ही लगाव रखना, ध्यान रखिए, इसको क्षेत्रवाद कहते हैं। जैसे आप जो है भारत के निवासी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और भारत में जो है अगर आप मान चले कि आप जो अपने आप को कहते हैं कि हम फलाने डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है, चाहे आप बिहार का ही समझ लेते हैं, हम बिहारी हैं, और बिहार से बहुत ज्यादा लगाव करते हैं, और बाकी जो है अन्य राज्यों से, ध्यान रखिएगा, लगाव नहीं रखते हैं, तो आप जो है एक क्षेत्रवाद की भावना से पीड़ित व्यक्ति हैं, चाहे क्षेत्रवाद की जो है भावना में आप लिप्त व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि आपको बिहार के अलावा दूसरा कोई राज्य पसंद आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में या क्या कुपरिणाम हो सकते हैं, यानी कि क्या दुष्प्रभाव हो सकता है भारत देश के लिए? ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या कर रहा है जी? अपने क्षेत्र से लगाओ, तो क्षेत्रवाद का मतलब हो गया। ठीक है, राष्ट्रहित नहीं, राष्ट्रहित तो नहीं हो सकता। अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपने क्षेत्र से लगाव रखते हैं, बाकी क्षेत्र को नफरत करते हैं, तो राष्ट्रहित के अंतर्गत तो नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। राष्ट्रीय एकता, इससे राष्ट्रीय एकता नहीं बनती है बल्कि बिगड़ जाती है। अलगाववाद, जी हाँ, अलगाववाद जो है यहाँ पे
पे सबसे सही होगा ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आप लोग डी टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि ये अलगाववाद को जो है जन्म दे देता है। अगर क्षेत्रवाद आप रखते हैं तो अलगाववाद का जन्म होगा, क्योंकि आप जो है अगर बिहार से ज्यादा लगाव रखते हैं, बाकी अन्य राज्यों से लगाव नहीं रखते हैं, इसका मतलब जो है आपका होंगे जी बिहार को कहेंगे अलग देश बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो बिहार को एक अलग देश बनाने के पीछे लग जाएंगे। तो ऐसा भावना कभी भी मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता पे कोई भी आंच नहीं आने देना है। और हम सभी भारतीय लोगों का, हम सभी भारतीय नागरिकों का एक यह प्रण होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम बिहारी हैं, माना कि हम लोग बिहारी हैं, लेकिन उससे भी पहले हम लोग एक भारतीय हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है डी अलगाववाद को जन्म देता है, कौन? क्षेत्रवाद, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रवाद की भावना अलगाववाद को जो है जन्म देता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 6 नंबर सवाल देखिए, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? यानी कि लोकतंत्र जो है जिस तरह से विकास करता है, उस विकास के मार्ग में यानी कि विकास के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा जो होती है वो क्या हो सकती है? ठीक है, तो रखिएगा। क्या लोकतंत्र में आस्था है, आस्था यानी कि विश्वास या भरोसा, चाहे पूजा जो भी कह लीजिए, ठीक है, क्या उसमें जो है लोकतंत्र में आस्था एक बाधा बनेगी? नहीं, लोकतंत्र में विश्वास रखना चाहिए और हर एक नागरिक को विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता जो है ये भी बाधा नहीं है। समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लेके आना है, ये लोकतंत्र का जो है एक उद्देश्यों में से एक है, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक जागृति, नहीं, ये भी जो है बाधा का कारण नहीं बनेगी। अशिक्षा, जी हाँ बन जाएगी, क्योंकि अशिक्षा के चक्कर में आप लोग देखिए, आप लोग अगर जनरली अगर बात करते हैं ना जी, तब जितने बिहार में परिवार हैं, ठीक है, उनमें से 90% परिवार का बात करें, अगर बिहार के हर एक परिवार को 100% जो है योगफल में ले लिया जाए, ठीक है, तो इसमें से 90% जो परिवार होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और 10% परिवार जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें से 10% जो परिवार होते हैं ये अपने विवेकपूर्ण जो है तरीके से लोकतंत्र में जो है ध्यान रखिएगा भाग लेते हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि वोट देते टाइम जो है ध्यान रखिएगा अपने दिमाग का उपयोग करते हैं और उसके हिसाब से जो है वोट देते हैं कि फलाने व्यक्ति को जो है वोट देना चाहिए, चाहे फलाने नेता को जो है वोट देना चाहिए। और ये 10% को माने कि जो लोग सपोर्ट करते हैं उन्हीं लोग का सपोर्ट कर देते हैं, कौन जी? कि 90% वाले लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग समझिए थोड़ा सा ध्यान से कि आप अपने घर के जो है थोड़ा सा मिलाइएगा। अगर आपके घर में भी किसी के चक्कर में पड़ करके, कहने का मतलब जो है अगर कोई फलाने व्यक्ति जो है ध्यान रखिए आपके आसपास के चाहे आपके गांव के वो व्यक्ति जो है फलाने व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, ठीक है, तो अब आप भी जो है उनके चक्कर में पड़ के यानी कि उनसे आप जो है प्रेरणा लेकर के क्या कर रहे हैं जी, आप भी उसी व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, यानी कि दूसरे कोई वोट दे रहा है आप भी उसी को वोट दे रहे हैं, देखा देखी। तो ऐसा भावना जो है ध्यान रखिएगा अशिक्षा के कारण ही उत्पन्न होता है। और आप लोग अपने घर में भी थोड़ा सा झांक के देखिएगा कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। या फिर ऐसा समझिए थोड़ा सा ध्यान से कि ये मेरे चाचा हैं, चाहे ये मेरे जो है जान पहचान के हैं, चाहे ये मेरे जाति के हैं, और उसके आधार पर भी अगर आप लोग वोट देते हैं तो ये एक अशिक्षा के श्रेणी के अंतर्गत ही आप लोग भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा जो है व्यवस्था बिहार से खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप सभी लोग शिक्षित बने, और शिक्षित जब बनिएगा ना जी तो आप उसको चुनाव कीजिएगा जो आपके माने कि फायदे के काम का करेगा, यानी कि जो है जनता के फायदे का काम करेगा, ध्यान रखिएगा, उसे आप लोग चुनिएगा, चाहे वोट दीजिएगा, ठीक है, ना कि खाली अपने फायदे के भरोसे, ठीक है। जैसे मान चले कि जो है हमारे जात के हैं तो हमारा माने कि हमारा विकास करेंगे, इस वजह से जो है आप उनको सिलेक्शन मत कीजिए। आप सिलेक्ट कीजिए कि वो व्यक्ति उस पंचायत भर का विकास कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या आपका जो है वो चुना हुआ व्यक्ति आपका विधायकीय क्षेत्र जितना भी है ध्यान रखिएगा वो विधायकीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है पूरा विकास कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या फिर संसदीय क्षेत्र का है तो संसदीय क्षेत्र का विकास कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वैसे व्यक्ति को आप लोग वोट देने का प्रयास करेंगे, ना कि वो फलाने की पार्टी के हैं इस वजह से वोट देंगे, ना कि जो है हमारे जान पहचान के इसके वजह से वोट देंगे, ना कि हमारे जाति के हैं इसके वजह से वोट देंगे। ये सब जो है वोट देने का जो तरीका है वो गलत है, ध्यान रखिएगा, और इस तरीका को छोड़ना जरूरी है। तो आप लोग शिक्षित हो रहे हैं, जब शिक्षित हो जाइएगा तो अपने घर में जो है ध्यान रखिएगा इस बात को लागू करवाइएगा और अपने विवेक से सोचिएगा कि हमको किसे वोट देना चाहिए और हम लोग के हमारे पंचायत के लिए कौन अच्छा है, चाहे हमारे जो है विधायकी क्षेत्र के लिए कौन अच्छा है, हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए कौन अच्छा है, उसके आधार पर आप लोग को वोट देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप शिक्षित व्यक्ति बनिए, अशिक्षा जो है इसमें जो है लोकतंत्र के विकास में रोड़ा बन सकता है। तो आप अशिक्षित नहीं शिक्षित बनिए। लेकिन अधिकतर विद्यार्थी क्या करता है, शुरू में आता है एक दो लोगों शब्द देखेगा, एक दो क्वेश्चन देखेगा, भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो है पढ़े लिखे अशिक्षित होते हैं, ध्यान रखिए, पढ़े लिखे अनपढ़ के श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति नहीं बनने हैं आपको जो है हमेशा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है। जितना आप पढ़ाई से उलझे रहेंगे उतना ही आपके जो है फायदे का चीज होगा, जितना ही आप जो है तपिएगा पढ़ाई के क्षेत्र में उतना ही जो है आप आगे की तरफ जो है अग्रसर होइएगा।
ठीक है, तो आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम शिक्षित होइए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, इतना रुपया कमाइए, इतना रुपया कमाइए कि भारत का अर्थव्यवस्था ही सुधर जाए। और दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, शिक्षित होने के साथ साथ अन्य लोगों को भी शिक्षित कीजिए, जागरूक कीजिए, ताकि जो है सही मायने में राजनीतिक जो है हो पाए। कहने का मतलब जो है राजनीति व्यवस्था से जो है समाज का विकास किया जा सके, ऐसा शिक्षा फैलाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम जकास सर आपके साथ हैं, बस आप जो है शिक्षित होइए, दूसरा कुछ हम नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। यानी कि आज भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे लोकतंत्र स्थापित नहीं है। और वैसे जो है ध्यान रखिएगा, वैसे माने हिस्सा 1/4 के अंतर्गत है। यानी कि अगर पूरा दुनिया को 4 हिस्सों में बांटा जाए तो उसमें से एक हिस्सा में आज भी लोकतंत्र स्थापित नहीं है। हालांकि लगभग 100 गो देश में लोकतंत्र स्थापित है, लेकिन बाकी जो है देश उसमें लोकतंत्र स्थापित नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 8 नंबर सवाल को हम लोग चलते हैं। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है। यहाँ पे ख में गड़बड़ हो गया जी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ख दे दिया है, इसको ऑप्शन बी कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, ध्यान रखिएगा, तो 3 अंग है। और ये कौन कौन अंग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो है आएगा विधायिका। क्या आएगा जी? विधायिका। दूसरा जो है आएगा कार्यपालिका। क्या आएगा जी? कार्यपालिका। और तीसरा जो है आएगा, ध्यान रखिएगा, वो तीसरा आएगा न्यायपालिका। क्या आएगा जी? न्यायपालिका। कहने का मतलब जो है देखिए, विधायिका क्या करता है? विधि बनाता है। किसका बनाता है जी? विधि। विधि कहने का मतलब जो है नियम कानून बनाता है। जैसे संसद हम लोग का है, तो संसद देश भर के लिए जो है क्या करता है जी? नियम कानून को बनाता है। ध्यान रखिएगा, तो ये जो है विधायिका के अंतर्गत आएगा। संसद आएगा विधायिका के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा। कार्यपालिका जो कार्य करवाते हैं, ध्यान रखिए, जो काम को करवाते हैं, जैसे जो विधि बना उसको जो है फॉलो करवाएंगे, चाहे वो काम को करवाएंगे, ध्यान रखिएगा, वो कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए न्यायपालिका जो न्याय दिलवाते हैं वो न्यायपालिका के अंतर्गत आएंगे। जैसे कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब जो है न्यायपालिका के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिएगा, तो ये सब न्यायपालिका हो गया। तो लोकतंत्र जो है इसके 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। विधायिका कानून बनाएगा, कार्यपालिका जो कानून बनाए उसको फॉलो करवाएगा या फिर माने कि काम करेगा। काम करने का मतलब जो है जो भी विकास कार्य होगा वो करेगा। न्यायपालिका अगर कोई अपराध कर रहा है तो उस अपराध को क्या करना जी? न्याय दिलवाना। ध्यान रखिएगा, तो ये जो है न्यायपालिका का काम है। तो तीनों से ही लोकतंत्र चलता है। तो लोकतंत्र का जो है 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप लोग को याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे 9 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? यानी कि इसमें से कौन जो है एक लोकतांत्रिक अंग है? ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बात करा। क्या ब्रिटेन लोकतांत्रिक अंग है? तो आप लोग कहेंगे जी सर ब्रिटेन तो लोकतांत्रिक अंग है। अच्छा, गलती से एक वीडियो में जो है हम राजतंत्र बोल दिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो राजतंत्र है ना जी, हम मैंने क्या ही बताएं, देखिए ब्रिटेन में जो है प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा, तो वो लोकतंत्र के तहत होता है। लेकिन वहां पे आज भी एक ब्रिटेन की महारानी होती है, ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से जो है हमने राजतंत्र कह दिया था, लेकिन वहां पे मैं गलत था, ध्यान रखिएगा। उसको अभी हम सुधार कर रहे हैं। ब्रिटेन जो है यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित है। कैसे स्थापित है जी? लोकतंत्र स्थापित है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग टाइप का हमको लग रहा है। ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन का हम कार्य प्रणाली को देखें तो लोकतंत्र स्थापित तो है, लेकिन थोड़ा सा अलग हमको दिखाई दिया। तो इसके ऊपर जो है डिटेल में एक चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा एक वीडियो आएगा ब्रिटेन के स्पेशल ऊपर। ठीक है, ब्रिटेन के जो संसदीय व्यवस्था है, चाहे वहां पे लोकतंत्र है, उसके व्यवस्था के ऊपर जो है एक वीडियो के लिए रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट एक वीडियो लेकर के आएंगे, आप लोग इंतजार कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत जो है लोकतांत्रिक है, जी हाँ लोकतांत्रिक है। अमेरिका लोकतांत्रिक है। इनमें से सभी जो है ऑप्शन आप लोग टिक आउट कीजिएगा। तो 9 नंबर का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर क्या कर रहा है जी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय मतलब दिल्ली का जो है सुप्रीम कोर्ट का, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको सीजेआई बोला जाता है। इनका जो नियुक्ति कौन करता है जी? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। जितने भी अगर केंद्र में जो है बात आएगा नियुक्ति से संबंधित, ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। आप लोग को ये बात याद रखना चाहिए। ये राष्ट्रपति जो है ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं तो किसके आधार पर करते हैं जी? तो अपने देश में जितने भी हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय है, उनके न्यायाधीशों से सलाह लेते हैं। और साथ में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जो माने कि थोड़ा सा का चीज
यानी कि एज में ज्यादा वाला के होते हैं, यानी कि ज्यादा जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, वैसे न्यायाधीश से जो है सलाह लेते हैं राष्ट्रपति, और उसके बाद जो है इस मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करते हैं, यानी कि उस पद पे बैठा देते हैं। यानी कि नियुक्ति होता है, ध्यान रखिएगा, चयन होता है। इनको वोट डाल के जो है कैसी जी नहीं बनाया जाए, या फिर किसी एग्जाम को पास करके नहीं बनते। इनका जो है सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति किया जाता है, वो भी एक्सपीरियंस बेसिस पे। ध्यान रखिएगा, इसके लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं जी, जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके जो है न्यायालय से जो है, ध्यान रखिएगा, न्यायाधीशों से क्या करते हैं जी, सलाह लेते हैं। और साथ में जितने भी वरिष्ठ न्यायाधीश है, यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है या फिर जो है थोड़ा सा बुजुर्ग है, ध्यान रखिएगा, उनसे भी सलाह लेते हैं। उसके बाद जो है क्या करते हैं जी, नियुक्ति कर देते हैं। तो ये सलाह विमर्श पर जो है नियुक्ति होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो है बी, आप लोग ऑप्शन याद रखिएगा, 10 नंबर का जो है बी। और ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 124, ठीक है, संविधान का जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो है ध्यान रखिएगा 124 के खंड 2 में जो है माने कि इस बात को लिखा गया है। तो राष्ट्रपति जो है मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश जो है उनको नियुक्ति करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 10 नंबर का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में जो है लोकतंत्र की व्यवस्था जो है वो अप्रत्यक्ष है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप जिनको चुनते हैं, ध्यान रखिएगा, आप जिनको चुनते हैं वो विधायक चुनते हैं या फिर सांसद चुनते हैं। आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारे देश में जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से है, यानी कि हम जिनको चुनते हैं वो लोग उनको चुनते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मान चले कि अगर हम केंद्र का ही बात करते हैं, ठीक है, तो केंद्र में जो है अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए संसदीय क्षेत्र आप लोग को हो गए हुए, ठीक है। तो वहां से आप एक सांसद को चुनते हैं, वो सांसद जाता है वहां पे, तो वो सांसद जो है प्रधानमंत्री को चुनता है, राष्ट्रपति को चुनता है, ये सब जो है काम करता है। यानी कि आप जो है डायरेक्टली राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं कि फलाने व्यक्ति राष्ट्रपति बनने वाले, हम डायरेक्ट उनको वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप जो है सांसद को देते हैं वोट, विधायक को वोट देते हैं, इस सब व्यक्ति को जो है वोट देते हैं, और ये लोग जो है जाकर के चुनते हैं उन लोगों को, ठीक है, ध्यान रखिए। तो 10 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है, एक मिनट 11 नंबर ना जी, अप्रत्यक्ष जो है शासन व्यवस्था है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैसे जी 11 नंबर का, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं ध्यान से कैसी जी 11 नंबर का। अच्छा, अप्रत्यक्ष का एक और मतलब जो भी लोग दिखाते हैं, रखिएगा, अप्रत्यक्ष मतलब होता है कि हम लोग जो है क्या करते हैं, अपने ऊपर शासन करने के लिए एक व्यक्ति को चुनते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। लेकिन हमको ये लॉजिक सही नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। अब देखते हैं 12 नंबर, यहाँ पे इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो राज्य की विशेषता इसमें से कौन नहीं है, ठीक है, रखिएगा, कौन सा इसमें राज्य का विशेषता नहीं हो सकता है। यार राज्य का विशेषता यहाँ पे जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता दिया है, ठीक है। यहाँ पे तो ऑप्शन है हमको गलत दिख रहा है, तो इनमें से कोई नहीं मारिए, यहाँ पे ऑप्शन डी में उपलब्ध है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, रखिए। ये राज्य का विशेषता नहीं है, कि राज्य का विशेषता कौन नहीं हो सकता, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे 12 नंबर का जो है ऑप्शन डी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन कोई भी हमको राज्य का विशेषता वाला दिखा नहीं है, ठीक है। तो 12 नंबर का जो है ऑप्शन डी आप लोग टिक आउट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 13 नंबर सवाल को देखते हैं, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 16वीं लोकसभा में ध्यान रखिएगा 61-62 को थी ना जी, तो यहाँ पे 61-63 यहाँ पे दे दिया है, तो 61-63-61 है, मारिएगा, ध्यान रखिएगा। 62 थी मेरे ख्याल से शायद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16वीं लोकसभा जो है मैंने कि लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें महिला सदस्यों की संख्या जो है शायद 62 थी, इसमें 61 ऑप्शन में दिया, 62 दिया ही नहीं है। तो ऑप्शन जो है हम लोग ए ही टिक आउट करेंगे, 61 टिक आउट करेंगे। तो 13 नंबर का जो है आप लोग का हो जाएगा 61 ऑप्शन ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 62 अगर ऑप्शन में दिया था तो 62 को ही टिक आउट करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो है लगभग 11% थी, अगर परसेंटेज में पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा 11% जो है टिक आउट कीजिएगा। तो 16वीं लोकसभा चुनाव जो है ध्यान रखिएगा, उस समय जो है महिलाओं का जो सदस्यों का संख्या कितना था जी, 11% था, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगला सवाल दे दिया है, 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो 16वीं लोकसभा जो चुनाव था वो 2014 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, जिसमें से बीजेपी, ध्यान रखिएगा, 282 को सीट पर जो है विजयी पाई थी। टोटल जो है 543 को सीट में, तो टोटल जो है लोकसभा चुनाव के लिए जो है निर्वाचन हेतु कितना को सीट है जी, 543 को सीट है, जिस पर जो है 282 को सीट में जो है काची जी विजयी प्राप्त हुआ था बीजेपी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जो है काची जी वोट मिला था, यानी कि 282 को सांसद इसके जीते हुए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अकेले बहुमत में थे, ध्यान रखिए। तो 2014 में जो है लोकसभा चुनाव जो हुआ था इसका ए परिणाम हम लोग का निकला हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर का 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ है, ठीक है। तो 16वीं जो है 2014 में, तो 17वीं का होगा जी 5 साल के बाद होगा, तो 14/5/19 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इस चुनाव में ध्यान रखिएगा, इस चुनाव में 303 को सीट जो है बीजेपी जीता था, ठीक है। टोटल कितना जी
543 गो सीट में 303 गो सीट पर जो है विजयी प्राप्त हुआ था, यानी कि इसके जो है बीजेपी के 303 गो सांसद जो है जीते हुए थे। तो यानी कि बीजेपी फिर से बहुलता में थी, ध्यान रखिएगा, यानी कि बहुमत अकेले प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी 19 वाला ही चल रहा है, यानी कि 17वीं लोकसभा चुनाव ही मैंने कि चल रहा है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 18वीं जो है चुनाव होगा 2024 में, यानी कि जस्ट इसके बाद वाला साल में, जिस समय हम शूट कर रहे हैं उसकी वीडियो, उसके एक साल के बाद यानी कि 2024 में, ध्यान रखिएगा कि आप लोग का 17वीं लोकसभा चुनाव, 18वीं लोकसभा चुनाव जो होने वाला है। तो 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव होगा, जिसका निर्णय अभी नहीं आया, इसलिए अभी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 नंबर, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो लगभग 10% शुरुआत में ही बताए थे, तो यहाँ पे 10.86% ऑप्शन में दिया है। तो 16 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन जो है टिक आउट कर लेंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं क्या चीज। 17 नंबर तो कह रहा है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो यार क्या बात कर दी है, सरकार का अगर सबसे अच्छा प्रकार देखे तो ये लोकतंत्र ही तो है, ध्यान रखिएगा, जो कि विश्व में प्रख्यात है और विश्व के अधिकांश देशों में जो है लोकतंत्र ही स्थापित है और वहां पे सक्सेसफुल यानी कि सक्सेस भी देखने को मिलता है, यानी कि सफलता देखने को मिलता है कि लोकतंत्र अच्छा साबित हुआ है। ठीक है, तो 17 नंबर का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 18 नंबर, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, तो लोकतंत्र की सफलता का जो है चुनौती कौन दे सकता है? ठीक है, ऑप्शन जी हाँ चुनौती दे सकता है, शिक्षा ये भी चुनौती दे सकता है, जातिवाद ये भी चुनौती दे सकता है, यानी कि तीनों का तीनों चुनौती दे सकता है। तो इनमें से सभी जो है आप लोग ऑप्शन टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। 19वां सवाल देख लीजिए, आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? ठीक है, तो आजादी के समय से ही अगर बात करते हैं तो कौन सा देश में जो है सरकार लोकतांत्रिक स्वरूप है? ध्यान रखिएगा, सरकार का जो है लोकतांत्रिक स्वरूप है, यानी कि लोकतंत्र शुरू से स्थापित है, आजादी के समय से ही स्थापित है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है कौन है जी? भारत है, जहां पे जो है शुरू से जो है क्या चीज लोकतंत्र जो है स्थापित है, ध्यान रखिएगा, यानी कि शुरू से ही क्या करते हैं जी, वहां पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब जो है चुने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो 19 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो टोटल का टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया, पढ़ लिया। अगर आपको बाकी चैप्टर्स भी देखने हैं, 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के चैप्टर देखने हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना चाहिए और प्लेलिस्ट से आप लोग को वीडियोस को देखना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे, सीखे होंगे और परखे होंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग का यहाँ से अब पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स यानी कि राजनीतिक विज्ञान चाहे राजनीतिक शास्त्र जो है खत्म कर दिए ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, और सब्जेक्टिव के माध्यम से जो है वीडियो आने वाला है। तो आप लोग इंतजार कीजिए, तब तक जो है दूसरे सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव वीडियो आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बात को समझे होंगे। ओके, मिलते हैं प्लेलिस्ट में, आइए जल्दी से कोई ना कोई वीडियो देखने के लिए जरूर आइए प्लेलिस्ट में। ओके, बाय।